Assalamu alaikum everyone. Today we will start unit number 3, Programming Fundamentals, and we will cover 3.1 section which is Introduction. So let's get started. सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW होता क्या है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो WWW है वो एक जायंट डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है, इमेजेस फॉर्मेट में भी हो सकती है, ऑडियोज में भी हो सकती है और वीडियो में भी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा इजियर इन मल्टीपल फॉर्मेट। ठीक है, डब्ल्यू के थ्रू ही हम लोग इंफॉर्मेशन को और डाटा को इजियर वे में शेयर कर सकते हैं मल्टीपल फॉर्मेट्स में। और आगे डिफरेंट फॉर्मेट्स मेंशन किए हुए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन कैन बी लिंक, टैग एंड सर्च मोर इफेक्टिवली। जैसे जैसे सोशल मीडिया राइज कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन को वहां पे हम लोग लिंक भी कर सकते हैं, टैग भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लिंक क्या होता है, टैग क्या होता है और सर्च क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिंक को डिस्कस करते हैं कि लिंक क्या होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया के ऊपर वो आपस में कनेक्ट हुई होती है दूसरे कंटेंट के साथ। फॉर एग्जांपल, आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट आर्ट, ठीक है, आर्ट की आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि ये जो आपने पोस्ट लगाई है आर्ट की, इसका लिंक आप जो है वो अपनी पोर्टफोलियो में दे देते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है? पोर्टफोलियो होती है जिसके अंदर एक मतलब पर्सन की एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, कोई उसके प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या उसका पहले जॉब का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसने कहाँ तक एजुकेशन जो है वो गेट की है, ठीक है, ये सब चीजें आप पोर्टफोलियो में लिखते हो। ठीक है, तो अब इस पोर्टफोलियो में क्या करते हो कि इसका जो आपने पोस्ट अपलोड की है इसका लिंक आप इस पोर्टफोलियो में देते हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिंक। टैग क्या होता है? जिसमें हैश टैग आ जाते हैं, लेबल आते हैं। अब इसका काम होता है कि जो सिमिलर कंटेंट होता है, जो सिमिलर इंफॉर्मेशन होती है, उसको ग्रुप करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर अपलोड की है, ठीक है, पिक्चर अपलोड की है और उसके साथ आपने एक हैश टैग यूज किया। इस तरीके से हैश टैग को यूज करते हैं ट्रैवल। अब इसका क्या पर्पज होता है, हम लोग क्यों हैश टैग इसके साथ लगाते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यूजर है या कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने ट्रैवल सर्च किया है, ठीक है, कि जो ट्रैवल से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो उसको डिस्प्ले हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे हैश टैग ट्रैवल यूज किया होगा तो आपकी जो इमेज है, जो आपकी पिक्चर है, वो उस पर्सन को शो हो जाएगी जिसने सर्च किया है ट्रैवल। तो इस वजह से हम लोग मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इसको टैग कर सकते हैं। और सर्च का क्या मतलब है? सर्च में ना आप क्या करते हो, सर्च में ये होता है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं ना उसके सर्च फीचर्स होते हैं जो कि यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स, हैश टैग या फिर नेम वगैरह के थ्रू। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, किसी को जो है वो एआई न्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो वो क्या सर्च करेगा? वो कीवर्ड यूज करेगा, ठीक है, एआई न्यूज़। ठीक है, अब किसी ने एआई से रिलेटेड कोई पोस्ट लगाई होगी तो उसके सामने वो एआई न्यूज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द डायनामिक नेचर ऑफ वेबसाइट अलाउ पर्सनलाइज कंटेंट। फॉर एग्जांपल अ जनरल विजिटर सीज द सेम कंटेंट बट आफ्टर लॉगिंग इन कस्टमाइज इंफॉर्मेशन इज शोन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वेबसाइट्स होती हैं, जो डायनामिक नेचर की वेबसाइट्स होती हैं, डायनामिक का मतलब ही चेंज होता है, राइट। वहां पे क्या होता है कि जो ये डायनेमिक नेचर की वेबसाइट्स होती है ना वो हर यूजर के लिए डिफरेंट होती हैं। फॉर इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब आपने वेबसाइट ओपन की है, एक डायनेमिक वेबसाइट है और आपने ओपन किया, जो उसका जो फ्रंट पेज होगा या फर्स्ट पेज होगा वो हर यूजर का सेम होगा। ठीक है, जिसने भी वो वेबसाइट ओपन की होगी जो उसका फर्स्ट पेज होगा वो सेम होगा। लेकिन जब वो लॉगिन कर लेगा, मतलब यूजर नेम और अपना पासवर्ड एंटर करेगा और लॉगिन करेगा, ठीक है, उस पेज को, तो उसके बाद जो पेज ओपन होगा वो हर यूजर का डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल की वेबसाइट है, राइट, अब हर स्टूडेंट अपना लॉगिन मतलब अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके अपने वेबसाइट को लॉगिन करता है,
तो उसके बाद उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो ओपन हो जाते हैं। तो हर स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड डिफरेंट होगा, हर स्टूडेंट का नेम डिफरेंट है। उसकी वेबसाइट पे, उसकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक नेम शो हो रहा होगा, उसका अपना जो पर्सनल नेम है वो शो हो रहा होगा। वो हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, इस वजह से जो उसका पेज है, जो उसके ऊपर कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, रिजल्ट शो हो रहे हैं तो हर स्टूडेंट के रिजल्ट डिफरेंट होंगे। इस वजह से जो बाकी पेजेस होते हैं, फर्स्ट पेज के अलावा जो बाकी पेजेस होते हैं वो चेंज होते हैं हर यूजर के। Okay, next is HTML Hypertext Markup Language is the primary language for creating web pages. Okay, अब ये जो लैंग्वेज है HTML, ये मेन लैंग्वेज है एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, एक वेब पेज को बनाने के लिए। इवन दो टेम्पलेट एंड टूल एग्जिस्ट फॉर वेबसाइट क्रिएशन, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML इज नेसेसरी फॉर कस्टमाइजेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी वेब पेजेस बने हुए पड़े होते हैं, उनके टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, जस्ट हम उनको यूज कर लें। ठीक है, उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हम उनको यूज कर लें। लेकिन HTML को हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, उन्हीं टेम्पलेट को यूज कर लें, लेकिन हम लोग HTML को इसलिए सीखते हैं ताकि जो उसका बेसिक नॉलेज है एक तो वो गेट कर ले, और दूसरे नंबर पे ताकि अगर हमें जरूरत पड़े इस चीज़ की कि हम अपनी वेबसाइट्स खुद डेवलप करें, कस्टमाइज वेबसाइट्स डेवलप करें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वेबसाइट को डेवलप करें, तो फिर हमें HTML की नॉलेज होना ज़रूरी है। इस वजह से HTML की नॉलेज को गेट किया जाता है। नेक्स्ट है वेब क्या होता है और वेबसाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस देखते हैं। वेब पेज होता है एक सिंगल पेज, ठीक है, एक वेबसाइट का सिंगल पेज वेब पेज कहलाता है। अ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल होता है और ये सिंगल पेज होता है। लेकिन अगर हम वेबसाइट की बात करें, ये एक सिंगल पेज था। इसी तरीके से वेबसाइट्स के ना मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक और पेज होगा, इसी तरीके से एक और पेज होगा। इन सबको अगर हम लोग कलेक्ट करें तो ये एक वेबसाइट बनेगी। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसको जो है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पेजेस आते हैं, तो इस वजह से ये वेबसाइट है। अगर हम इसका एक पेज लें तो वो वेब पेज होगा, और अगर हम इनका कलेक्शन देखें तो वो वेबसाइट होगा। नेक्स्ट है एक्सेसिंग अ वेब पेज, मतलब वेब पेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट वेब पेज जो है वो हमारे लिए कैसे अवेलेबल हो सकता है। रिक्वायर अ वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। वेब ब्राउजर में क्या चीज़ें आती हैं? क्रोम, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने क्रोम जो है वो यूज़ भी किया होगा। फायरफॉक्स हो सकता है, एज, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वेब पेज को एक्सेस करने का, फर्स्ट तो ये था कि वेब ब्राउजर के थ्रू वेब पेज एक्सेस करें, लेकिन सेकंड वे ये है कि हम लोग URL के थ्रू वेब पेज को एक्सेस करें। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, जो कि एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब एक लिंक होता है, लाइक इस तरीके से www डॉट फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, इस तरीके से एक लिंक होता है, तो हम इसके थ्रू भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसका नेम होगा इस तरीके से उसका लिंक होगा, तो हम ये लिख के, तो वो हमारे पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर URL हमें नहीं पता तो फिर हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें सर्च इंजन को यूज करना होगा। सर्च इंजन में क्या क्या आते हैं? गूगल आ सकता है, ठीक है, बिंग आ सकते हैं, याहू, इन तीनों का एक ही पर्पज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें वेदर की ऐप चाहिए, ठीक है, उसका नेम हमें नहीं आता, हम लोग जस्ट यहाँ पे वेदर सर्च करेंगे तो हमारे पास वेबसाइट वेदर की ओपन हो जाएगी। तो हम लोग इसको सर्च इंजन को कैसे यूज़ करना है, आगे इसके वेज लिखे हुए हैं। पहला ये है कि हम लोग जो है वो कीवर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वेदर एंटर किया है, तो अब वो क्या करता है, जो सर्च इंजन है वो कीवर्ड को मैच करता है कि वेदर से रिलेटेड कौन कौन सी वेबसाइट है, और वो यूज़र को जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। सेकेंड ये होता है जनरेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फाइंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वेदर सर्च किया और उससे रेलिवेंट जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो जनरेट हो जाएंगी। थर्ड ये है डिस्प्लेइंग द रिजल्ट इन अ लिस्ट विद वेबसाइट लिंक प्लस स्मॉल कंटेंट प्रीव्यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सर्च किया है वेदर इन कराची टुडे, राइट। अब गूगल क्या करेगा कि आपको लिस्ट वेबसाइट की शो कर देगा, ठीक है, जितनी वेदर से रिलेटेड, ठीक है, जो जिसमें कराची का वेदर शो किया जा रहा है उससे रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स हैं वो जनरेट करके दे देगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि हर वेबसाइट के नीचे ना एक स्मॉल टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, जिसे स्निपेट भी कहा जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, जिसे प्रीव्यू या स्मॉल कंटेंट होता है जिसे स्निपेट कहा जाता है। अब वो किस लिए होता है? स्निपेट जो है वो एक स्मॉल समरी होती है उस वेबसाइट से रिलेटेड।
ठीक है, जो कि यूज़र को डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या उस यूज़र को वो वेबसाइट ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी समरी लिखी होती है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या क्या है। ठीक है, अगर वो यूज़र पढ़ ले तो उसको समझ आ जाती है कि अच्छा मुझे इस वेबसाइट के अंदर जाना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक यूज़र है जिसने सर्च किया है एप्पल आईफोन 15 प्राइस इन पाकिस्तान। ठीक है, और वहाँ पे जो है वो एक वेबसाइट है, उसका लिंक आ गया। ठीक है, वो इस तरीके से वेबसाइट शो हो गई है। अब इस वेबसाइट के नीचे यहाँ पे करके एक स्मॉल टेक्स्ट लिखा होगा। वो कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे लेटेस्ट आईफोन 15 प्राइस इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम ₹350,000। ठीक है, जो मतलब मोबाइल की जो वो है स्टार्टिंग प्राइस है, वो 3,50,000 है। अब यूजर पे डिपेंड करता है कि वो इस जो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्या उस वेबसाइट को ओपन करता है या नहीं करता। नेक्स्ट है होम पेज। होम पेज क्या होता है? होम पेज कहते हैं जो फर्स्ट वेब पेज होता है, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक है, ये मेन एंट्री पॉइंट होता है, इसके थ्रू आप आगे जो वेबसाइट के जो नेक्स्ट पेजेस आ रहे होते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहे होते हैं, उस तक जा सकते हैं। जो फर्स्ट पेज होता है उसके थ्रू एक्ट एज अ मेन एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये एक मेन एंट्री पॉइंट होता है बाकी सेक्शंस के लिए। आप इस एंट्री पॉइंट के थ्रू बाकी सेक्शंस तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है वेब होस्टिंग सर्विस। वेबसाइट्स एंड their पेजेस मस्ट बी अपलोडेड ऑन a वेब होस्टिंग सर्विस। जब एक वेबसाइट डिवेलप हो जाती है तो उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है ऑन द सर्वर। ठीक है, सर्वर क्या होता है? सर्वर एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, जिसके पास जो है मतलब सारी वेबसाइट्स वहीं पे स्टोर हुई होती हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे स्टोर हुई होती है। होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर सर्वर, ठीक है, सर्वर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और वो एक्टिव होता है 24/7। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा के लिए एक्टिव रहता है। राइट, अलाउ क्लाइंट विजिटर टू एक्सेस द वेबसाइट ऑन डिजिटल डिवाइसेस एनी टाइम। ठीक है, और जो मतलब ये जो सर्वर होता है ये क्लाइंट या विजिटर्स को अलाउ कर रहा होता है कि वो वेबसाइट को एक्सेस करें। ठीक है, किसी भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू। ठीक है, किसी भी टाइम। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वेब होस्ट सर्विस क्या होता है कि जितना मतलब जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना, जब वो डेवलप हो जाती हैं तो उनको लाइव करने के लिए मतलब हर यूजर जो है उस वेबसाइट तक मतलब उसकी एक्सेस हो, उस वेबसाइट को यूज कर सके। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं। जब सर्वर के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है फिर उसके बाद कोई भी यूजर सर्च करता है। फॉर एग्जांपल एक वेदर की ऐप है, वो डेवलप हो चुकी है, वो क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद उसको सर्वर के ऊपर अपलोड करेंगे। अब जैसे कैसे एक यूजर है उसको वेदर चेक करना है तो वो वेदर की जब वेबसाइट ओपन करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास कि इस यूजर को इस वाली वेबसाइट की जरूरत है। ठीक है, उसको वो वाली वेबसाइट चाहिए। तो वो सर्वर क्या करता है कि उसकी एक्सेस उस स्पेसिफिक यूजर को जिसने वो सर्च किया होता है उसको उसकी एक्सेस दे देते हैं। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं। अ वेब एप्लीकेशन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेस थ्रू अ ब्राउजर एंड इंटरनेट। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जिसकी एक्सेस जो है वो ब्राउजर के थ्रू होती है और इंटरनेट के थ्रू। ब्राउजर की हम बात कर चुके हैं, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, एज हो गया। रन रिमोटली ऑन सर्वर, ये सर्वर के ऊपर रन करती हैं वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजर एप्लीकेशन, बजाय इसके कि वो यूजर के कंप्यूटर के ऊपर रन करें वो सर्वर के ऊपर रन करती हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हैंडलिंग रिटेलिंग सप्लाईज प्रमोशंस फीडबैक एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को अगर हम इजी वे में देखें तो एक CRM सिस्टम है। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करती है बिजनेस में। ठीक है, ताकि जो उनके कस्टमर्स हैं उनको मैनेज किया जाए और जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज किया जाए। उसकी वजह उसके लिए एक एप्लीकेशन को डिवेलप किया गया, CRM। राइट, अब ये क्या करती है? ये ना रिटेलिंग करती है। ठीक है, रिटेलिंग क्या है कि जो सेल्स होती है ना प्रोडक्ट की, उनको मैनेज करती है। ठीक है, और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी होती है कस्टमर को। सप्लाईज में क्या आता है? सप्लाईज में आते हैं कि जो स्टॉक होता है उसका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, डिलीवरीज का रिकॉर्ड रख रही होती है। और इसके अलावा प्रमोशन क्या होता है?
ये स्पेशल ऑफर्स जो हैं वो सेंड करती है, ठीक है, डिस्काउंट्स वगैरह प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और फीडबैक क्या होता है कि वो रिव्यूज वगैरह कस्टमर से ले रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, एक रियल लाइफ एग्जांपल है, आप इमेजिन करें कि दराज या अमेजोन को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कुछ भी बाय करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड होता है ना, जो परचेज किया होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे कहा जाता है रिटेलिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो स्टॉक होता है ना उसको अपडेट किया जाता है कि इतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है कि बाकी कितने प्रोडक्ट्स अब रह गए हैं, कितने जो हैं वो सेल हो गए हैं, तो उसे कहते हैं सप्लाई, ठीक है। उसके बाद है कि बाद में उसके ऊपर जो है वो कुछ डिस्काउंट लगाया जाता है, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसे कहते हैं प्रमोशन। ठीक हो गया। और लास्ट में कस्टमर से जो है वो रिव्यूज वगैरह लिए जाते हैं, या कस्टमर जो अपने रिव्यूज देता है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसे कहते हैं फीडबैक। तो एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि बिजनेसेस वगैरह में हेल्प करती है। आर्किटेक्चर may have multiple server for different tasks और a single server handling all request। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि कौन सी रिक्वेस्ट को हैंडल किया जा रहा है। अच्छा, अब रिक्वेस्ट को मल्टीपल सर्वर भी हैंडल कर सकता है, ठीक है, सिंगल सर्वर भी हैंडल कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिक्वेस्ट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर ने कीवर्ड लिखा है कि उसको वेबसाइट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल स्कूल की कोई वेबसाइट है, उसने उसको मतलब उसको उसकी एक्सेस चाहिए। वो क्या करेगा, वो कीवर्ड इसने लिख दिया, और जब वो कीवर्ड उसने सर्च किया तो उसकी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो एक सर्वर के पास चली गई जिसके पास सारी वेबसाइट्स अपलोड हुई होती हैं। उस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट चली गई, ठीक है, कि इस वाले यूजर को ये वाली वेबसाइट चाहिए, ठीक है, इस वेबसाइट का एक्सेस चाहिए। सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट चली गई। अब मतलब देखिए, डिफरेंट यूजर्स हैं, उनकी उन्होंने अपने अपने कीवर्ड सर्च किए। एक यूजर है उसको स्कूल की वेबसाइट चाहिए, एक यूजर है उसको क्रिकेट की वेबसाइट चाहिए, एक और यूजर है उसको फॉर एग्जांपल कोई मतलब क्लोथ की वेबसाइट है, ठीक है, वो उसको चाहिए। अब डिफरेंट रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही हैं कि हमें इस वेबसाइट की एक्सेस चाहिए, ठीक है। अब सर्वर क्या कर रहा होता है, वो सिंगल सर्वर भी हो सकता है, वो मल्टीपल सर्वर भी हो सकता है। अब वो हर रिक्वेस्ट को, जो इस यूजर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है, इस यूजर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है, और इस यूजर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है, अब वो हर मतलब जितनी रिक्वेस्ट हैं उनको हैंडल करेगा, और हर यूजर को उस वेबसाइट की एक्सेस प्रोवाइड करेगा, राइट। आगे है बैकएंड सर्वर प्रोसेस टास्क एंड अपडेट द फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस। अब जो बैकएंड सर्वर होता है, ठीक है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड, जो पीछे होता है, जो यूजर को नजर नहीं आ रहा होता, राइट। वो क्या करता है, वो टास्क वगैरह को प्रोसेस करता है, ठीक है। और फ्रंट एंड क्या करता है, वो अपडेट मतलब प्रोसेस करने के बाद जो भी चेंजेस होती हैं, ठीक है, फ्रंट एंड में जाके वो चेंजेस कर देता है, ठीक है, फ्रंट एंड को जाके अपडेट कर देता है। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझें, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की वेबसाइट थी, राइट। अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल मतलब एक जो है वो आप समझ लें स्टेशनरी की जो है वो मतलब ऐप है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो रजिस्टर्स पड़े हुए हैं 6, ठीक है। 6 रजिस्टर्स एक यूजर को नजर आ रहे हैं कि इस वेबसाइट के अंदर 6 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। अब इसने जो है वो परचेज कर लिया 4 रजिस्टर्स को। अब बैकएंड पे जाके प्रोसेसिंग होगी कि 6 जो है, 6 में से 4 जो है वो परचेज हो चुके हैं और 2 रह गए। प्रोसेसिंग बैकएंड पे होगी, अब 2 रह गए हैं। अब ये जो बैकएंड सर्वर है वो अपडेट करेगा फ्रंट एंड पे, वहां पे जाके अब यहाँ पे जो मतलब वो होगी मतलब पहले रजिस्टर्स मतलब 6 रजिस्टर थे, और अब यहाँ पे चेंज करके अपडेट करके यहाँ पे लिख देगा 2, ठीक है। तो बैकएंड पे जाके प्रोसेसिंग होती है और फ्रंट एंड पे जाके उसको अपडेट किया जाता है। आगे है द कम्प्लेक्सिटी इज हिडन फ्रॉम नॉर्मल यूजर, ठीक है। अब जो भी उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आ रही होती है, जो भी उसके अंदर डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, वो एक नॉर्मल यूजर को, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, हम लोग यूजर है, हमें नहीं पता होगा कि वेबसाइट्स के अंदर जो बैकएंड है उस पे क्या क्या कम्प्लेक्सिटी आ रही है, वो हमसे हाइड होगी, हमसे छुपी हुई होगी। नेक्स्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट फर्स्ट स्टेप टू शो योर ऑनलाइन प्रेजेंस। सबसे पहले तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है। अ वेबसाइट इज इंफॉर्मेशनल ओनली, विजिटर कैन व्यू कंटेंट बट कांट चेंज मैनिपुलेट इट, ठीक है। विजिटर्स क्या कर सकते हैं, विजिटर्स उस वेबसाइट को, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है, जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है,
उसको सिर्फ व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इन केस वो यूजर चाहता है कि उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर लूँ तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, उसमें जो वेबसाइट को डेवलप किया जाता है उसमें जो है वो सिंगल पेज भी हो सकता है, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर, और मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल है अ पर्सन वेबसाइट शो केसिंग हॉबीज, पैशंस, एम्बिशंस, अचीवमेंट। अब एक पर्सनल वेबसाइट है जिसमें जो यूजर है, ठीक है, वो अपनी मतलब यहाँ पे जो डेवलपर है जिसने वो वेबसाइट डेवलप की है, वो अपनी हॉबीज, अपनी पैशंस, अपने जो है वो उसकी जो भी एम्बिशन है, उसके अचीवमेंट्स हैं, उनको वहां पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसकी हॉबी फोटोग्राफी है, ठीक है। अब वो उस वेबसाइट में क्या करेगा, उसमें जो है फोटोज वगैरह अपलोड करेगा, एल्बम्स को अपलोड करेगा, ठीक है, डिफरेंट पेजेस पे। अब जो विजिटर है, विजिटर मतलब जो यूजर है जो उस वेबसाइट को यूज कर रहा है, वो उस मतलब हॉबी को सिर्फ देख सकेगा, ठीक है। इन केस वो चाहता है कि मैं उसमें कुछ मॉडिफाई, मतलब उसको कुछ जो है उस वेबसाइट को मॉडिफाई करूं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करूं, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब आगे वेबसाइट डेवलपमेंट में ना दो वेबसाइट मतलब दो जो है वो टू टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक और एक है डायनामिक। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक को डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है। स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है कि जो यूजर होता है उस वेबसाइट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, राइट। A static website is a site where content doesn't change automatically, ठीक है, जहाँ पे जो कंटेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो चेंज ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती। वंस द वेबसाइट इज क्रिएटेड, द सेम इंफॉर्मेशन इज शोड टू ऑल द विजिटर्स, ठीक है। जब एक एक दफा जब वेबसाइट डिवेलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो उसके बाद उस वेबसाइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, हर यूजर या हर विजिटर को वही इंफॉर्मेशन शो होगी। यानी कि एक यूजर को कोई और इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ठीक है, कोई मतलब दूसरा यूजर है या दूसरा विजिटर है, उसको कोई और इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग यू मस्ट मैनुअली अपडेट द फाइल्स, ठीक है। इन केस आप चाहते हो कि इसमें कुछ चेंज करें, फॉर एग्जांपल एक इमेज ऐड की गई, आपको वो इमेज अच्छी नहीं लग रही और आप चाहते हो कि मैं उस इमेज को चेंज कर लूँ, तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस आप डेवलपर हो तो आपके लिए पॉसिबल होगा, मतलब अगर आपने वो वेबसाइट डेवलप की है तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप मैन्युअली उसको चेंज कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। When a static page load, it is fetched from the server and then run independently on the user computer। ठीक है, कि एक दफ़ा जब स्टैटिक पेज लोड हो जाता है, ठीक है, जब आप उसको ओपन कर लेते हो, तो उसके बाद जो उसका डाटा होता है वो सर्वर से फैच होके आता है, ठीक है, मतलब सर्वर से आता है उसका डाटा, ठीक है, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है यूजर के कंप्यूटर पे। इंडिपेंडेंटली मतलब वो खुद ब खुद रन कर रहा होता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कि उसके साथ कोई और भी रन करे, वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है। इसके फीचर्स कौन से होते हैं, ये सिंपल होता है, ठीक है, और इजी टू क्रिएट, ठीक है, इसको इजीली डेवलप किया जा सकता है। लोड्स फास्टर बिकॉज नो सर्वर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है वो लोड हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, जो डाटा होता है वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा होता है। नेक्स्ट है सेम कंटेंट इज शोन टू एवरीवन, ठीक है, हर किसी को एक जैसा कंटेंट नजर आता है। अभी किसके लिए बेस्ट है, पोर्टफोलियोज के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पोर्टफोलियो क्या होता है, कि मतलब हर पर्सन की जो है वो उसके अंदर एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कहाँ तक है, ठीक है, उसकी जॉब्स वगैरह की जो है वो मतलब जॉब वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, उसके बाद ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स भी एक तरह से कंटेंट और इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम लोग फूड ब्लॉग की बात करें तो उसमें जो है वो रेसिपीज वगैरह ऐड की होंगी, ठीक है, फूड की, और इसी जैसा जो है वो कंटेंट शो हो रहा होगा, ये भी स्टैटिक वेबसाइट ही होती है। रेज्यूमेस मतलब जो सीवी होती है, ठीक है, जो कि आपकी जॉब वगैरह के लिए होती है, तो वहाँ पे जैसा डाटा आप उसके अंदर ऐड करते हो वैसे ही डाटा जो है वो आपको शो हो जाता है। स्मॉल बिजनेस वगैरह की जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो सब स्टैटिक एप्स होती हैं, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो साइट्स विद फिक्स्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन स्किल, फोटो गैलरी एंड कंटेंट डिटेल, ठीक है। एक पोर्टफोलियो साइट है जिसके अंदर फिक्स्ड इंफॉर्मेशन होता है, पर्सन की स्किल्स होती हैं, फोटो गैलरी होती है, और उस पर्सन की मतलब जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो लिखी होती हैं। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो गया
कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट की, तो उसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, और हर यूज़र को या हर विजिटर को वो इंफॉर्मेशन सेम शो हो रही होती है। नेक्स्ट टर्न है डायनामिक वेबसाइट की। डायनामिक वेबसाइट क्या होता है? अब डायनामिक वेबसाइट इज अ साइट वेयर कंटेंट चेंजेस बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, चॉइस और इंटरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब डिफरेंट यूजर्स हैं, उनको सेम वेबसाइट डिफरेंट वे में नजर आएगी। मतलब क्या है इस चीज़ का? अब देखें, जैसे यूजर की इनपुट होगी वैसी उसको वेबसाइट नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक है स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, और उसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका नाम हम लोग फॉर एग्जांपल रख सकते हैं गवर्नमेंट फेडरल स्कूल वेबसाइट। ये बस जस्ट हम लोग अपनी इंट्यूशन के लिए करें, ठीक है। ये वेबसाइट है, अब ये सेम वेबसाइट है। अब जितने स्टूडेंट है जब इसको ओपन करेंगे तो उसको सेम नजर आएगी, ठीक है। जब वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद जो पेज ओपन होगा, ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो इससे कहते हैं डायनामिक वेबसाइट, कि वो यूजर की इनपुट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, राइट। अब उसके बाद जो यूजर नेम होगा, उसके जो नेक्स्ट पेज जब ओपन होगा तो वहां पे उसका नेम लिखा होगा स्टूडेंट का। हर स्टूडेंट का डिफरेंट नेम है, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट नेम नजर आएगा। उसकी यहाँ पे इमेज शो हो रही होगी। रिजल्ट उसके, हर स्टूडेंट का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से रिजल्ट्स डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। उसकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। तो इस वजह से वो वेबसाइट डायनेमिक होगी, ठीक है, क्योंकि हर यूजर का जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा। अगर हम एग्जांपल देखें, बैकग्राउंड कलर चेंजेस व्हेन द यूजर क्लिक अ बटन, ठीक है, जब यूजर फॉर एग्जांपल एक बटन है, ओके का बटन है, जब उस पर क्लिक करता है तो जो पीछे बैकग्राउंड होता है, पेज का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये डायनामिक वेबसाइट में ही पॉसिबल है। वेबसाइट बिकम डायनामिक, ठीक है, टू अट्रैक्ट फ्रीक्वेंट विजिटर्स। ठीक है, वेबसाइट्स क्यों डायनामिक बनाई जाती हैं? ताकि जो विजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें। कीप विजिटर ऑन द साइट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, ताकि जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादा टाइम जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर अपना स्पेंड करें, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव वेबसाइट बन जाती है ना, यूज़र जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। जब अगर हम लोग स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो उसमें जस्ट जो यूज़र है वो जो जितना कंटेंट डिस्प्ले होता है जस्ट उसको देख सकता है, ठीक है, तो वो अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं करता। डायनेमिक वेबसाइट्स में विजिटर्स ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। ऑफर्स पर्सनलाइज एक्सपीरियंस लाइक शोइंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दराज की ऐप है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जितने यूजर्स होते हैं उनको उनके जो मतलब वहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं या फिर जितना कंटेंट शो हो रहा होता है वो हर यूजर का डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट के बेस पे प्रोडक्ट को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, किसी को क्लॉथ ज़्यादा पसंद है तो उनको जो है वो क्लॉथ दिखाई मतलब वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे उनके लिए, राइट। किसी को जो है वो फूड से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो उनके लिए जो है वो फूड से रिलेटेड कंटेंट शो हो रहा होगा। इसी तरीके से किसी को जो है वो ड्राइंग्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पसंद है तो उनको जो है वो ड्राइंग्स के प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। तो ये यूज़र की एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है उसको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। ये काम किस तरीके से करता है, मतलब इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ की जाती है, पाइथन यूज़ की जाती है, पीएचपी, ASP.NET, ठीक है, जो कि कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट में तो ऐसा नहीं था, ठीक है। इन केस कुछ उसमें चेंज करना था तो उसको मैनुअली करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है कंटेंट। लॉगिन यूजर कैन सी कस्टमाइज कंटेंट, ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेते हो, जो यूजर लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद उसको कस्टमाइज कंटेंट, उसको अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको कंटेंट नजर आ रहा होता है। एग्जाम्पल है अमेजोन, दराज, ईबे, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स एप्लीकेशंस हैं जो कि पर्सनलाइज प्रमोशंस को शो कर रहे होते हैं, ऑफर्स को शो कर रहे होते हैं, रिकमेंडेशंस को शो कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट है फेसबुक, इंस्टाग्राम फीड चेंज डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी, ठीक है, आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो फीड फेसबुक के ऊपर जो मतलब पोस्ट वगैरह भी जो है वो वैसी आ रही होती है जैसा आपका इंटरेस्ट होता है। तो ये डायनामिक वेबसाइट में ऐसा होता है। नेक्स्ट है फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो पार्ट होता है जो एक विजिटर को नजर आ रहा होता है, राइट, जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड
द पार्ट ऑफ द वेबसाइट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद, राइट। प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। अब इसमें क्या आते हैं, बटन आ जाते हैं, ठीक है, मेन्यूज आते हैं, इमेजेस आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, कलर्स आते हैं। इनके साथ जो है वो यूजर की इंटरेक्टिविटी हो रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि वेबसाइट डेवलपमेंट को बनाया कैसे जाता है, उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। उसके लिए तीन लैंग्वेज यूज होती है। द फर्स्ट वन इज HTML, द सेकेंड वन इज CSS एंड द थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि HTML को हम कब यूज करते हैं, HTML को हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम लोग HTML को इसलिए यूज करते हैं कि जो एक वेब पेज है, ठीक है, इस वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस वेब पेज का लेआउट कैसा होगा, ठीक है, इस वेब पेज का मैप कैसा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम घर बनाते हैं ना, पहले उसका मैप बनाते हैं कि यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे मतलब हर उसकी जगह जगह सेट करते हैं। तो इसी तरीके से ये वेब पेज का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो हम लोग HTML के थ्रू उसका स्ट्रक्चर सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मेन हेडिंग होगी, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा होगा, इसके बाद यहाँ पे कोई इमेज शो हो रही होगी, राइट। इस तरीके से हर चीज़ को सेट करना कि ये चीज़ इस पेज के अंदर होगी, वो हम लोग HTML के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML के थ्रू। देन CSS, हम लोग CSS कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इस हेडिंग का कलर ब्लू हो, राइट। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे हमने इमेज ऐड की है वो इस तरीके से मूव कर रही हो, ठीक है, इस तरीके से बार बार मूव कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो साइज है वो भी थोड़ा लार्ज हो, राइट। अब ये जो हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं ना, वो हम लोग CSS के थ्रू ऐड करते हैं, ठीक है। CSS लैंग्वेज के थ्रू हम लोग स्टाइलिंग ऐड कर रहे होते हैं, हम लोग कलर चेंज कर रहे होते हैं, हम लोग साइज चेंज कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्टिविटी ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। एनिमेशन, स्लाइडर्स, पॉपअप ऐड कर रहे होते हैं। अब स्लाइडर्स क्या होते हैं, अब देखें, आपने शायद कभी ये चीज़ नोटिस की हो कि जब आपने वेबसाइट ओपन की है तो उसके बाद यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है और वो खुद ही कुछ सेकंड्स के बाद चेंज होती जा रही है, ठीक है। उसमें स्लाइड शो ऐड हुआ हुआ है, 2 सेकंड्स के लिए आपने आपको एक इमेज नज़र आई है और ऑटोमेटिकली इसकी जगह एक और इमेज नज़र आ जाएगी, ठीक है। फिर इसकी जगह एक और इमेज आपको 2 सेकंड्स के बाद नजर आ जाएगी। एनिमेशंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इमेज जो हम लोगों ने इस पेज के अंदर ऐड की है वो जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो एनिमेशंस हैं, ठीक है। वो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करते हैं। पॉपअप होता है, एक मैसेज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, उसने लॉगिन का बटन क्लिक किया है, तो उसके बाद मतलब क्लिक करने के बाद उसको ना एक मैसेज शो हो गया, ठीक है, एक मैसेज जनरेट हो गया और वहां पे लिखा हुआ है कि योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। एक मैसेज जो है वो एकदम शो हुआ है, तो वो पॉपअप था, ठीक है। पॉपअप एक मैसेज होता है। हु मेक इट, क्वेश्चन ये है कि फ्रंट एंड को बनाता कौन है, फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है, जो फ्रंट एंड को डेवलप करते हैं, इज द पर्सन हु क्रिएट द वेबसाइट लुक एंड फील, ठीक है। जो वेबसाइट के लुक को क्रिएट करता है उस पर्सन को कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन यूट्यूब, द लेआउट, ठीक है, लेआउट मतलब उसमें सर्च बार है, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, वीडियो थंबनेल है, ठीक है, उसके बाद प्ले बटन है। ये सब कुछ कौन बनाता है, ये फ्रंट एंड बनाता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट करता है, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या है, फ्रंट एंड कहते हैं। ये फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो एक यूजर को नजर आ रहा होता है, यूट्यूब पे आपको जितना कुछ नजर आ रहा है वो सारा फ्रंट एंड है, और उसको डेवलप कौन करता है, फ्रंट एंड डेवलपर डेवलप। ओके। बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, बैक एंड डेवलपमेंट वो पार्ट होता है जो हिडन होता है, जो आपको नजर नहीं आ रहा होता, और ये पार्ट कम्युनिकेट कर रहा होता है सर्वर के साथ, ठीक है, क्योंकि सारा डाटा सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। तो वो ये वाला पार्ट जो है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, ये रिक्वेस्ट वगैरह को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। जो यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम द फ्रंट एंड से यूजर जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, और वो बैक एंड पे वो रिक्वेस्ट आती है। और ये जो बैकएंड होता है वो क्या करता है कि वो उस रिजल्ट को रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में जो यूजर ने कहा है कि उसको एक इस वाली वेबसाइट की रिक्वेस्ट, मतलब इस वाली वेबसाइट की एक्सेस चाहिए, ठीक है, तो बैकएंड क्या करता है कि उसको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको उस वेबसाइट की एक्सेस प्रोवाइड करता है। रिक्वायर मोर टेक्निकल स्किल कंपेयर टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए इतनी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होती, लेकिन बैकएंड को डेवलप करने के लिए बहुत सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, इसको डेवलप करना मुश्किल होता है।
लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती हैं? हमने फ्रंट एंड की बात की थी कि उसमें जस्ट 3 लैंग्वेजेस थी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेकिन बैकएंड को डेवलप करने के लिए जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस की ज़रूरत होती है, ठीक है, पाइथन, डिजांगो और फ्लास्क की ज़रूरत होती है, PHP, ASP.NET और जावा, ये लैंग्वेजेस हैं जो कि बैकएंड को डेवलप करती हैं। अब बैकएंड को डेवलप कौन करता है? बैकएंड डेवलपर डेवलप करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये लॉजिक लिखता है, ठीक है, और कोड लिखता है फॉर द सर्वर, सर्वर के लिए लिखता है, राइट। इसमें लॉजिक लिखी जाती है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बटन तो बना दिया फ्रंट एंड के थ्रू, लेकिन ये बटन काम क्या करेगा? इसके पीछे एक लॉजिक लिखी जाएगी, और वो बैकएंड के थ्रू लिखी जाती है, बैकएंड की लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके थ्रू लिखी जाती है। For example, when you log in to Facebook, you enter your username, password on the front page, right? आपने Facebook मतलब आपने ओपन किया, उसके बाद आपके पास जो पेज ओपन हुआ वो लॉगिन पेज था। आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया। अब क्या होगा? वो ऐसे तो नहीं लॉग इन कर देते, कभी कभी तो ये भी आपके पास पॉपअप मैसेज जनरेट होता है कि जो आपका मैसेज, जो आपका पासवर्ड है वो रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली जो आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो वो बैकएंड पे जाके मैच तो होता है, ठीक है, वेरीफाई होता है कि क्या आपका वो पासवर्ड ठीक है कि नहीं। डेटाबेस में जाके वो चेक करते हैं, डेटाबेस में आपका सारा डाटा स्टोर हुआ होता है, ठीक है, डेटाबेस का काम ही यही होता है कि वो स्टोर कर रहा होता है यूजर के डाटा को। जब आपने मतलब पहले आप सारा कुछ अपना जो है स्टोर करवा लेते हो कि मेरा ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ठीक है, और उसके बाद जब मतलब वो करने के बाद फिर वो सब कुछ डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो फॉर लॉगिन, तो डेटाबेस में जाके वो चीज़ वेरीफाई होती है कि क्या वो उसका जो पासवर्ड है वो मैच कर रहा है या नहीं। और अगर कर रहा है तो वो आपको लॉगिन होने देते हैं, अदरवाइज फिर आपके पास पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ था बैकएंड का। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।